कहानी की शुरुआत होती है एक माइनिंग एरिया से, जहां मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और अचानक उन्हें जमीन के अंदर कुछ अजीब रेडिएशन के संकेत मिलते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि शायद उन्हें यूरेनियम की बड़ी खदान मिल गई है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा और उसके अंदर एक अजीब सी जगह दिखाई देने लगती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती। इसकी जांच के लिए मोनार्क के वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है, जिनमें होते हैं डॉक्टर सेरेजावा और उनकी साथी डॉक्टर विवियन। जब ये लोग वहाँ जांच करते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़े और पुराने जीव का कंकाल मिलता है, जो देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कोई आम जानवर नहीं था। फिर उनकी नजर पड़ती है दो बहुत बड़े अंडों पर। उनमें से एक अंडा पहले ही फट चुका होता है और वहाँ से निकलने का रास्ता सीधा समुद्र की तरफ जाता दिखता है, यानी उसमें से कुछ बहुत बड़ा जीव पहले ही बाहर निकलकर समुद्र में जा चुका है। दूसरा अंडा वहीं पड़ा रहता है, बिल्कुल शांत, उसमें कोई हलचल नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है जो कभी भी बाहर आ सकता है। इसके बाद कहानी जाती है जापान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहां हम मिलते हैं इंजीनियर जो ब्रॉडी से, जो वहीं पर काम करता है। वह अपने साथी से कहता है कि वह प्लांट को आगे चलाने की परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि उसे अंदर से कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन उसकी बात कोई सीरियस नहीं लेता, इसलिए वह खुद ही सच्चाई पता लगाने का फैसला करता है। उसकी वाइफ सैंड्रा भी उसी प्लांट में काम करती है और दोनों मिलकर प्लांट के बेसमेंट में जाकर उस अजीब हलचल का कारण जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक प्लांट के अंदर बहुत तेज हलचल शुरू हो जाती है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। चारों तरफ कंपन बढ़ने लगता है और सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाने लगता है, जो तुरंत अपनी वाइफ से संपर्क करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि अगर बेसमेंट में जमा रेडिएशन बाहर आ गया तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। रेडिएशन लगातार बढ़ रहा होता है, इसीलिए जो खुद भागकर बेसमेंट के एंट्री गेट तक पहुँचता है और सैंड्रा का इंतजार करने लगता है। अंदर उसकी वाइफ और बाकी लोग बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रेडिएशन इतनी तेजी से फैल रहा होता है कि हालात और भी खराब हो जाते हैं। आखिर एक ऐसा वक्त आता है जब जो के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। अगर वह गेट खुला रखता है तो रेडिएशन बाहर निकलकर पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। मजबूरी में वह भारी दिल से गेट बंद कर देता है, जबकि उसकी वाइफ और बाकी लोग उसी के अंदर रह जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। ये सब कुछ उनका छोटा बेटा फोर्ड अपने स्कूल से देख रहा होता है। उसके सामने उसकी माँ की मौत हो जाती है और उसी दिन से वह अपने पिता को इसका जिम्मेदार मानने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके पिता प्लांट को बंद नहीं करते तो शायद उसकी माँ वह मारी नहीं जाती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि फोर्ड बड़ा हो चुका है और नेवी में काम करता है। वह छुट्टियों में अपने घर आया होता है और अब उसकी अपनी एक फैमिली भी है, जिसमें उसकी वाइफ एले और छोटा सा बेटा सैम है। तभी उनके पास एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके पिता को जापान के एक प्रतिबंधित इलाके में घुसने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। फोर्ड पहले तो वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी नजर में उसके पिता उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार है। लेकिन उसकी वाइफ एले उसे समझाती है कि उसके पिता को उसकी जरूरत है, इसीलिए उसे जाना चाहिए। मजबूरी में फोर्ड जापान जाता है और अपने पिता को छुड़ाता है, जो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि 15 साल पहले जो भी हुआ था वो कोई नेचुरल हादसा नहीं था। वहाँ कुछ बहुत बड़ा और अजीब हुआ था जिसे वो इतने सालों से समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि सारे सबूत उसके पुराने घर में हैं, जो उसने फ्लॉपी डिस्क में संभाल कर रखे हैं। फोर्ड को उसकी बातें बिल्कुल भी सच नहीं लगती। उसे लगता है कि उसके पिता आज भी पुरानी बातों में उलझे हुए हैं, जो अपने बेटे फोर्ड को जैसे तैसे मनाकर उसी पुराने इलाके में जाता है जहां वो 15 साल पहले रहा करते थे। उस इलाके को आज पूरी तरह से प्रतिबंधित एरिया बनाया हुआ है, क्योंकि सबको लगता है कि वहां अभी भी खतरनाक रेडिएशन है और वहां कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए वहां जाना मना है। लेकिन वहां पहुंचकर जो और फोर्ड एक अजीब चीज नोटिस करते हैं, उस इलाके में जानवर बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे होते हैं। इससे उसे समझ आता है कि अगर जानवर वहां जिंदा हैं तो इंसान भी सांस ले सकता है। वह अपना मास्क हटाता है और उसे पता चलता है कि वहाँ कोई रेडिएशन नहीं है, यानी सरकार अब तक लोगों को गलत जानकारी दे रही थी और वो दुनिया से कोई बहुत बड़ा राज छिपाना चाहती है। इसके बाद दोनों अपने पुराने घर पहुँचते हैं, जहाँ जो को अपनी वाइफ की पुरानी तस्वीरें मिलती है, साथ ही उसे अपनी वो सारी फ्लॉपी डिस्क भी मिल जाती हैं
जिनमें उसने 15 साल पहले की रिसर्च सेव करके रखी थी। फोर्ड ये सब देखकर समझता है कि उसका पिता इतने सालों से अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और उसने इस दौरान दुनिया भर की रिसर्च और जानकारी इकट्ठा कर ली थी। फिर जो दूर से उसी पुराने प्लांट को देखता है जहां 15 साल पहले इतना भयानक हादसा हुआ था, और वो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ लाइट जल रही होती है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ अभी भी काम चल रहा है, जबकि सबको बताया गया था कि वो जगह पूरी तरह बंद है, वहाँ कोई जीव सरवाइव ही नहीं कर सकता। जो को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे शक होता है कि वहाँ कुछ गलत चल रहा है। तभी अचानक कुछ लोग आकर जो और फोर्ड को पकड़ लेते हैं और उन्हें उसी प्लांट के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर सेरेजावा से, जो उस प्रोजेक्ट को संभाल रहे होते हैं, जो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि 15 साल पहले जो हादसा हुआ था वो कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। उसने खुद उस अजीब हलचल को महसूस किया था जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी, लेकिन तब किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जो बोल ही रहा होता है तभी कहानी का बड़ा राज सामने आता है कि उस प्लांट के अंदर एक विशाल ककून रखा हुआ है। ककून का मतलब होता है एक तरह का खोल या कवच, जिसमें कोई जीव अपने अगले रूप में बदलने के लिए खुद को बंद कर लेता है। उस ककून के चारों तरफ भारी सुरक्षा और इलेक्ट्रिक बैरिकेड लगाए गए हैं। अचानक उस ककून के अंदर तेज हलचल शुरू हो जाती है, जो तुरंत समझ जाता है कि यही वही चीज है जिसकी वजह से 15 साल पहले तबाही हुई थी। हालात को कंट्रोल करने के लिए सेरेजावा उसमें और ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी देने का फैसला करते हैं ताकि उस हलचल को शांत किया जा सके, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही एनर्जी बढ़ाई जाती है, ककून के अंदर मौजूद जीव और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और कुछ ही पलों में वो ककून को तोड़कर बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। वहाँ मौजूद सारी फोर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। तभी पता चलता है कि वो एक म्यूटो है, यानी एक ऐसा खतरनाक प्राचीन जीव जो लाखों सालों से धरती के अंदर छुपा हुआ था, जो रेडिएशन यानी न्यूक्लियर एनर्जी को खाकर जिंदा रहता है। और जब उसे सेरेजावा ने उसे और ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी दी तो वह अपने असली रूप में आ गया, यानी जिंदा हो गया। म्यूटो के बड़े बड़े पंख होते हैं, वो उड़कर वहाँ से निकल जाता है और पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाता है। ये पूरी घटना खबरों में आ जाती है, जिसे टीवी पर फोर्ड की वाइफ एले देखती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि फोर्ड भी उसी जगह पर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इस खबर की घटना नेवी तक पहुंच जाती है। नेवी तुरंत उस प्लांट पर पहुंचती है और डॉक्टर सेरेजावा से सवाल करती है कि आखिर यहाँ क्या हुआ, और अगर उन्हें पहले से पता था कि वहाँ कोई खतरनाक जीव मौजूद है तो उसे बाहर आने से क्यों नहीं रोका गया। सेरेजावा उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उस जीव को जानबूझकर न्यूक्लियर एनर्जी से जिंदा रखा था, क्योंकि वो उसी रेडिएशन से बना था। अगर उसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जाती तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि वो जीव अकेला नहीं है, उसका और एक साथी है जो कि सालों पहले अंडे से बाहर निकलकर समुद्र में जा चुका है। सेरेजावा कहते हैं कि अब ये दूसरा जीव भी बाहर निकल चुका है, जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये दोनों जीव मिलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। तभी नेवी का एक अफसर पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो इस मामले को पहले से समझता हो, क्योंकि उन्हें एडमिरल के सामने पेश होना है और जवाब देना है। सेरेजावा जो की डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हैं, दरअसल उस खतरनाक म्यूटो ने कई लोगों को मार दिया था, उसमें जो भी होता है, और जो ही एक ऐसा इंसान था जिसने 15 साल पहले भी यही सब कुछ होते हुए देखा था। इसके बाद सभी लोग एडमिरल के पास पहुंचते हैं, जहां इस पूरे मामले पर चर्चा शुरू होती है। साथ में जो के बेटे फोर्ड को भी ले जाया जाता है। एडमिरल गुस्से में पूछता है कि जब उन्हें इस खतरे की जानकारी थी तो इसे पहले छुपाया क्यों गया। फिर फोर्ड से पूछा जाता है कि क्या उसके पिता ने इस बारे में कभी कुछ बताया था। फोर्ड कहता है कि वो अपने पिता की बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन हाँ, वो हमेशा कहते थे कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि फोर्ड के पिता जिस चीज की बात कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और खतरनाक जीव था जो अपने ककून के अंदर छिपा हुआ था और वहीं से सिग्नल भेज रहा था। अब फोर्ड अपने घर वापस जाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वाइफ को उसकी चिंता हो रही होगी। वह अपनी वाइफ एले को फोन करके बताता है कि वह ठीक है और जल्द ही घर लौट रहा है। उसका घर कैलिफोर्निया में होता है और वह वहीं वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं कि नेवी उस जीव को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह रेडिएशन से जुड़ा हुआ है,
इसलिए उसे रडार पर ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान एक बड़ी रूसी न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल लेकर उस इलाके से गुजर रही होती है, लेकिन अचानक वो लापता हो जाती है। कुछ समय बाद उसका पता चलता है और सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो किसी समुद्र में नहीं बल्कि एक घने जंगल के अंदर पड़ी होती है। जब टीम वहाँ पहुँचती है तो उन्हें समझ आता है कि उस म्यूटो ने उस पूरी सबमरीन को तोड़ दिया है और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर मिसाइल को खा गया है। अब वो और ज्यादा ताकतवर हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। यही से सेना को ये एहसास हो जाता है कि ये कोई आम खतरा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीव है जो न्यूक्लियर एनर्जी को अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब हालात को समझते हुए सेना तुरंत उसे ढूंढने के लिए अपने सारे सिस्टम एक्टिव कर देती है और उसे रोकने की प्लानिंग शुरू कर देती है, क्योंकि अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो वो और भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। उधर एक समुद्र किनारे अचानक बहुत बड़ा सैलाब उठता है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं, क्योंकि वो कोई आम लहर नहीं होती बल्कि एक खतरनाक सुनामी जैसी लगती है। तभी सामने आता है गॉडजिला, एक विशालकाय दानव जिसे देखकर हर कोई दहशत में आ जाता है। दरअसल म्यूटो की बढ़ती हुई एक्टिविटी पूरे इकोसिस्टम में एक बड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर देती है। ये डिस्टरबेंस इतना पावरफुल होता है कि समुद्र की गहराई में मौजूद ये प्राचीन और विशाल जीव गॉडजिला भी इसे महसूस कर लेता है और धरती पर आ जाता है, क्योंकि गॉडजिला नहीं चाहता कि इस धरती पर उसके अलावा कोई दूसरा विशाल जीव राज करने आए। इस खतरे से बचने के लिए सेना उस पर हमला करने के लिए फाइटर जेट्स भेजती है, लेकिन उनके मिसाइल गॉडजिला पर कोई असर नहीं डाल पाते। गॉडजिला बिना रुके अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है, जैसे उसे म्यूटो को ढूंढना है और खत्म करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ट्रेन जो हवाई शहर से गुजर रही होती है उसे म्यूटो बीच में ही तबाह कर देता है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। इसी बीच गॉडजिला शहर की तरफ बढ़ता है और म्यूटो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटो उससे लड़ने की बजाय वहां से उड़कर भाग जाता है। ये बात सेना और डॉक्टर सेरेजावा दोनों को अजीब लगती है, क्योंकि इतना ताकतवर जीव सामने होने के बाद भी वो लड़ाई से बच रहा है। इसके बाद उन्हें शक होता है कि ये म्यूटो अकेला नहीं है, वो किसी और से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। तब उन्हें याद आती है 15 साल पुरानी उस दूसरे अंडे की, जिसमें से एक अंडे से ककुन बनकर म्यूटो बन गया, लेकिन दूसरा अंडा अभी भी वही था जो बिल्कुल शांत था। उसमें कोई हलचल नहीं थी, इसलिए सभी को लगा कि वो बेकार है। लेकिन अब शक बढ़ने लगता है कि कहीं वही दूसरा अंडा अब एक्टिव तो नहीं हो गया। इसीलिए वो तुरंत पूछते हैं कि दूसरा अंडा आखिर है कहाँ। तब उन्हें बताया जाता है कि उस अंडे को अमेरिका ले जाया जा चुका है और उसे एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहाँ न्यूक्लियर वेस्ट जमा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ सेना पहले से ही कड़ी निगरानी कर रही होती है, लेकिन जैसे ही टीम वहाँ पहुँचती है हालात अचानक बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें मिलती है दूसरा फीमेल म्यूटो, जो मेल म्यूटो से भी कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक होती है। जैसे ही वो एक्टिव होती है वो तुरंत तबाही मचाना शुरू कर देती है। असल में मेल म्यूटो उससे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है और अब फीमेल म्यूटो भी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ खींचने लगती है। इसी वजह से वो शहर की तरफ बढ़ती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेकर और ताकतवर बन सके। अब हालात ये हो जाते हैं कि दुनिया के सामने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन विशालकाय खतरे खड़े होते हैं, गॉडजिला, मेल म्यूटो और फीमेल म्यूटो। अब हम देखते हैं कि एडमिरल फैसला लेता है कि इन सबको खत्म करने का एक ही तरीका है कि इन्हें न्यूक्लियर मिसाइल से उड़ा दिया जाए। लेकिन डॉक्टर सेरेजावा और उनकी टीम इस प्लान के खिलाफ जाते हैं। वो समझाते हैं कि ये जीव न्यूक्लियर एनर्जी से ही ताकत लेते हैं। अगर उन पर न्यूक्लियर अटैक किया गया तो वो खत्म होने की बजाय और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। एडमिरल उनसे पूछता है कि अगर ये तरीका सही नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता क्या है। लेकिन हालात इतने खराब होते हैं कि आखिरकार न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। अब हम देखते हैं कि फोर्ड अभी भी घर नहीं गया है। फोर्ड अपनी वाइफ एले से संपर्क करने की कोशिश करता है। काफी देर बाद बात होती है और वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है और जल्द घर आएगा, लेकिन अभी उसे एक जरूरी मिशन पूरा करना है। फोर्ड अब सेना के साथ रुकने का फैसला करता है। उसे एहसास होता है कि पहले उसने अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब उसके पास आखिरी मौका है कुछ सही करने का। दरअसल फोर्ड नेवी में बम डिफ्यूजल एक्सपर्ट होता है। उसे मिसाइल और बम को संभालने की पूरी जानकारी होती है। सेना न्यूक्लियर मिसाइल को एक ट्रेन के जरिए ट्रांसफर करने की तैयारी करती है और फोर्ड भी उसी मिशन का हिस्सा बन जाता है। यहाँ एक और खतरनाक बात सामने आती है कि ये म्यूटो बिजली जैसी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी ये हमला करते हैं तो पूरे शहर की बिजली एक झटके में बंद हो जाती है। इसी वजह से जब सेना उन पर हमला करने की कोशिश करती है तो कई बार उनकी अपनी ही टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है और कई विमान क्रैश हो जाते हैं।
अब हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि सेना को अपने पुराने और अलग तरीके के हथियारों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि म्यूटो की वजह से सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बार बार फेल हो रही थी। अब सेना ऐसी मिसाइलें लाती है जो इलेक्ट्रिक सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती, जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी काम कर सके। सेना को भरोसा होता है कि अगर ये मिसाइल सही जगह पहुंच गई तो म्यूटो को खत्म किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि उधर फीमेल म्यूटो न्यूक्लियर एनर्जी की तलाश में भटक रही होती है और आखिरकार उसे वो ट्रेन मिल जाती है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल ले जाई जा रही होती है। वो ट्रेन पर हमला कर देती है और पटरी तोड़ देती है। हमले के बाद तीनों मिसाइल अलग अलग हो जाती हैं। एक गहराई में पानी के अंदर चली जाती है, दूसरी फीमेल म्यूटो अपने साथ ले जाती है और तीसरी सतह पर गिर जाती है। इस पूरे हादसे में ट्रेन में मौजूद ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेना वहां पहुंचती है और बचे हुए लोगों को ढूंढती है। उसी में फोर्ड भी जिंदा मिल जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब सेना के पास बस एक ही उम्मीद बचती है, वो तीसरी मिसाइल जो अभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसी बीच दोनों म्यूटो कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि पूरे शहर को खाली कराया जाने लगता है। लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैठकर शहर छोड़ने लगते हैं। फोर्ड की वाइफ एले भी अपने बेटे सैम को मजबूरी में वहां से भेज देती है ताकि वो सुरक्षित रह सके। शहर के बाहर एक बड़े ब्रिज पर सेना पूरी तैयारी के साथ खड़ी होती है। बड़े बड़े हथियार लगाए जाते हैं ताकि अगर गॉडजिला या म्यूटो वहां आए तो तुरंत हमला किया जा सके। इसी दौरान वहां एक स्कूल बस भी होती है जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं और तभी वहां गॉडजिला की एंट्री होती है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन गॉडजिला उन बच्चों या बस को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बस अपने रास्ते से गुजरने की कोशिश करता है, जैसे उसका टारगेट किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उन दोनों दानवों को मारना हो। लेकिन सेना उस पर हमला कर देती है, लेकिन गॉडजिला वहां से बचकर फिर से पानी में चला जाता है। इसके बाद फीमेल म्यूटो कैलिफोर्निया शहर के बीच पहुंचती है। वो अपने साथ लाई हुई न्यूक्लियर मिसाइल को वहीं रख देती है और साथ ही वहां अपने कई अंडे भी दे देती है। थोड़ी देर बाद मेल म्यूटो भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उन अंडों की रक्षा करने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात ये होती है कि उस मिसाइल में टाइमर चालू हो चुका होता है और फटने में अब ज्यादा समय नहीं बचा होता। अगर ये न्यूक्लियर मिसाइल यही शहर के बीच में ही फुट गई तो सिर्फ म्यूटो ही नहीं मरेंगे बल्कि इतना रेडिएशन फैलेगा कि पूरा कैलिफोर्निया तबाह हो सकता है। एडमिरल फैसला करता है कि तुरंत एक प्लान बनाया जाए कि किसी भी हालत में इस मिसाइल को शहर से दूर समुद्र में ले जाना है। इसके लिए एक स्पेशल टीम तैयार की जाती है और फोर्ड भी उसमें शामिल हो जाता है। उधर शहर के बीचों बीच गॉडजिला, मेल म्यूटो और फीमेल म्यूटो आमने सामने हो जाते हैं और उनके बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। हर एक हमला इतना ताकतवर होता है कि आसपास की बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं, जमीन हिलने लगती है और पूरा शहर तबाही में बदल जाता है। मेल म्यूटो बार बार गॉडजिला पर हमला करता है, उसके पंखों से तेज वार करता है, जबकि फीमेल म्यूटो जमीन से उस पर जोरदार चोट करती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि गॉडजिला दोनों के सामने कमजोर पड़ रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि फोर्ड और उसकी टीम उस जगह पहुंचते हैं जहां न्यूक्लियर मिसाइल रखी होती है। वो उसे उठाकर बोट तक ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी फोर्ड की नजर उन सैकड़ों अंडों पर पड़ती है जो फीमेल म्यूटो ने दिए थे। फोर्ड समझ जाता है कि अगर ये अंडे फूट गए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। वो बिना देर किए पास खड़े एक बड़े ऑयल टैंकर का इस्तेमाल करता है और वहां जोरदार धमाका कर देता है। एक ही पल में पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है और सारे अंडे जलकर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर फीमेल म्यूटो पागल हो जाती है। वो गुस्से में गॉडजिला को छोड़कर सीधे उसी तरफ भागती है जहाँ उसके अंडे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला पूरी ताकत के साथ मेल म्यूटो पर टूट पड़ता है। वो अपनी विशाल पूंछ से इतना जोरदार वार करता है कि मेल म्यूटो दूर जाकर गिरता है और फिर एक भयंकर हमले में उसे खत्म कर देता है। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ होता। फीमेल म्यूटो अंडों का बदला लेने के लिए अब सीधे फोर्ड और उसकी टीम पर हमला कर देती है, जो मिसाइल को लेकर बोट तक पहुंच चुके होते हैं। वो बोट को तहस नहस करने लगती है, सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं और मिसाइल का टाइमर तेजी से खत्म होने लगता है। फोर्ड ये सब देखकर समझ जाता है कि अब आखिरी उम्मीद वही है। वो किसी तरह बोट को चालू करता है और मिसाइल को शहर से दूर ले जाने की कोशिश करता है ताकि धमाका समुद्र में हो और शहर बच जाए, हजारों जानें बच जाए। उसी समय गॉडजिला भी फीमेल म्यूटो के सामने आ जाता है और इस बार वो पूरी ताकत से लड़ता है। फीमेल म्यूटो उस पर हमला करती है, लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर अपनी सबसे खतरनाक ताकत एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल करता है। वो सीधा उसके मुंह के अंदर अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है और ये इतना भयानक वार होता है कि फीमेल म्यूटो का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। इसी के साथ लड़ाई खत्म हो जाती है।
उधर बोट शहर से दूर पहुंच चुकी होती है और न्यूक्लियर मिसाइल समुद्र में फट जाती है, जिससे शहर बच जाता है। दरअसल फोर्ड मिसाइल को एक्टिव करके बोट को समुद्र की तरफ भेज देता है और आखिरी पल में पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। आखिर में फोर्ड एक राहत कैंप में पहुंचता है, जहां उसे अपनी वाइफ एले और बेटा सैम मिल जाते हैं। उनका परिवार फिर से एक हो जाता है। अगली सुबह शहर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और गॉडजिला जमीन पर गिरा हुआ होता है। सबको लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन तभी वो धीरे धीरे उठता है, एक जोरदार गर्जना करता है और फिर समुद्र की ओर वापस चला जाता है, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। अब जब दुनिया को पता चल चुका है कि ऐसे और भी विशालकाय जीव मौजूद है, तो आगे क्या होगा? क्या गॉडजिला समुद्र की गहराइयों से फिर वापस आएगा, या इस बार म्यूटो से भी बड़ा खतरा सामने आएगा?